बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर्स को आज फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम मटेरियल को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मटेरियल के हवाले से हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशंस की थी हम उसी को बढ़ाते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें किसी किस्म का कारोबार के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस हम जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं उसके अंदर जो लॉस होता है, जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा उसको डिस्कस करना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने नॉर्मल लॉस को डिस्कस किया था और एब नॉर्मल लॉस को डिस्कस किया था कि अगर नॉर्मल लॉस हो तो उसको कैसे चार्ज करना है, उसको किस तरीके से हमने डिस्कस करना है, और अगर एब नॉर्मल लॉस हो तो उसको हम कैसे करेंगे। फिर इसके अंदर हम जो फर्दर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जो डिफेक्टिव जो वर्क होता है, जो डिफेक्टिव गुड्स होती हैं, उनके अंदर जो रीवर्क होता है, किसी किस्म की मज़ीद उसके ऊपर जो काम होता है उसको हम कैसे देखते हैं। फिर पर यूनिट कॉस्ट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। फिर स्पॉइल्ड गुड्स जो हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके अंदर हम ये जो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के हवाले से डिस्कस करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री के हवाले से डिस्कस करेंगे, और इन्वेंट्री को जो है डेज के अंदर हम जो है किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि लॉस, अगर हमें मटेरियल के हवाले से लॉस हो तो उसको हम कैसे जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे कौन किस किस्म किस तरह का हमें लॉस फेस करने को मिलता है। हमें दो तरह का स्टूडेंट जो है वो लॉस फेस करने को मिलता है। एक लॉस होता है नॉर्मल लॉस, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ऐसा लॉस जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हो सकता है। दूसरा जो लॉस है वो है एब नॉर्मल लॉस, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जो एक्सीडेंटल होता है, या वो किसी भी किस्म की जो कह ले कि अनसर्टन जो है कंडीशन में जो एक लॉस आपको फेस करने को मिलता है उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब इन दोनों का मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होता है जिसके हवाले से हम अब आगे जाके डिस्कस करते हैं कि अगर नॉर्मल लॉस हो, नॉर्मल लॉस कौन सा, कि जो एक लॉस होना ही है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोलेबल लॉस होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी का जो फ्यूल है वो एवेपोरेट होता है, वो हवा में जो है भाप बनकर जो उड़ जाता है, उसको हम कहते हैं कि नॉर्मल लॉस आपके लिए हो गया। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और भी बेशुमार तरह का जो लॉस होता है, जो फिर फ्रिजेज हो जाती हैं या कोई और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। और दूसरा होता है एब नॉर्मल लॉस के जो एक्सीडेंटली हुआ, ठीक है ना, कि कोई भी आपने सपोज जो है एक यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, उसमें से एक्सीडेंटली को 10 यूनिट आपके जो है वो ख़राब हो गए, तो उसको आप कहते हैं एब नॉर्मल लॉस। अगर तो नॉर्मल लॉस हो तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एफ कॉस्ट जो होती है, हमारे कंट्रोल यूनिट जो एफ कंट्रोल अकाउंट होता है, उसको हम चार्ज करते हैं। और अगर एब नॉर्मल लॉस हो तो हम फिर जो एक स्पेसिफिक जॉब, जो हम जिस जॉब के ऊपर काम कर रहे होते हैं उस जॉब को हम चार्ज करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल देखते हैं कि जी ए एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 500 सीलिंग फैन। एक कंपनी है जो 500 सीलिंग फैन जो है वो उसको बनाने का एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, जिसके अंदर उसकी जो कॉस्ट उसके ऊपर आ रही है, जिसमें मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 1,50,000 रुपये का है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,00,000 रुपये, और FOH 60% ऑफ लेबर कॉस्ट का है। यानी कि जो ऊपर 1,00,000 जो हमारी जो लेबर कॉस्ट के ऊपर आ रही है उसमें से 60% उसकी समझ लें
हमें FOH फेस करने को मिलेगी। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी बन रही, 3,10,000 रुपये। ठीक है, अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि इसको हमने कैसे, अगर तो ये इसके अंदर किसी किस्म की कोई और कॉस्ट ऐड ना हो तो ये तमाम की तमाम कॉस्ट जो है ये हमारे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को चार्ज हो जाएगी। ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी जितनी जितनी अमाउंट होगी। ठीक है, इसकी एंट्री हम ये पास करेंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और मटेरियल अकाउंट और पेरोल और FOH अप्लाइड जो है इसको हम जो है क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके ऊपर जो है अगर फर्ज करें कुछ आइटम जो है जब हमने इसको चार्ज कर दिया वर्क इन प्रोसेस को, तो हमें पता चला कि इसमें से कुछ काम इसके ऊपर अभी मज़ीद होने वाला रहता है, यानी कि वो कुछ डिफेक्टिव उसमें यूनिट जो है वो डिफेक्टिव जो है उसमें कुछ खराबी कोई आ रही है, तो उन तमाम यूनिट्स के ऊपर जो है कुछ आपका मज़ीद काम होगा जिसके ऊपर मज़ीद आपकी कॉस्ट जो है वो आएगी। ठीक है, मज़ीद खर्चा उसके ऊपर होगा जिसमें आपको 10,000 का मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके ऊपर 30,000 रुपये का लेबर का खर्चा आएगा और 18,000 रुपये आपकी FOH का खर्चा आ रहा है। ठीक है, अब ये टोटल मिलाकर आपके 58,000 बन रहे हैं। 58,000 जो है वो टोटल आपका जो रीवर्क के ऊपर खर्चा आया है। अब आपने इस 58,000 को अगर नॉर्मल लॉस हो तो ये एंट्री पास करेंगे और अगर एब नॉर्मल लॉस हो तो ये एंट्री पास करेंगे। नॉर्मल लॉस की शक्ल में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि वो तमाम जितना नॉर्मल लॉस होता है वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के कंट्रोल अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और अगर वो एब नॉर्मल लॉस हो तो वो स्पेसिफिक जॉब के ऊपर, फर्ज करें यहाँ पे सीलिंग फैन हम बना रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस ऑफ सीलिंग फैन जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट जितना जितना अमाउंट जो है, अगर मटेरियल जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है उतनी मटेरियल और लेबर इसी तरीके से, फिर इसी तरीके से FOH हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसको कि अगर फ़र्क यहाँ पर, अब आप ये देखें यहाँ पे फ़र्क क्या निकल रहा है। अगर ये फ़र्क जो है मज़ीद हमें जाकर अगली एंट्री में ट्रांसफ़र हो रहा है कि जब हम उसको वर्क इन प्रोसेस की जो अमाउंट है उसको हम आगे फिनिश्ड गुड्स में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो देखें नॉर्मल लॉस में हमने 58,000 जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है ये वाली, इसको हमने चार्ज किया है FOH कंट्रोल अकाउंट को। तो इसका मतलब है कि वो फैक्ट्री वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में नहीं गई। तो जब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में नहीं गई तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर वही हमारे 3,10,000 रुपये जो यहाँ पर इस जगह पर जो हमने ट्रांसफ़र किए हुए हैं 3,10,000 रुपये, यही वर्क इन प्रोसेस मज़ीद आगे शिफ्ट हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, वही कॉस्ट जो हमने पीछे जो है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को हमने ट्रांसफ़र किया था वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया था और क्रेडिट किया था हमने जो है मटेरियल को, लेबर को और FOH को, वो हमने अब ट्रांसफ़र कर दिया फिनिश्ड गुड्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका फिनिश गुड्स के अंदर अगर हो ये नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस के अंदर जो है क्या चीज़ हम एंट्री पास करते हैं, नॉर्मल लॉस के अंदर जो है हम जो है वही जो 58,000 पिछली एंट्री में यहाँ पर मज़ीद इसमें जो शामिल हुए, मज़ीद इसमें जो हमें वर्क करना पड़ा वो भी हमने इसके अंदर डेबिट कर देना है, सॉरी क्रेडिट कर देना है। ठीक है, वो भी हमने फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर एक तो 3,10,000 रुपये जो है जो हमारा पीछे जो हमने ये वाला जो है समझ लें इसके अंदर आया है, शिफ्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा 58,000 जो है वो भी इसके अंदर मज़ीद जो है शामिल हो गया। तो इस तरीके से मिलाकर जो है 3 लाख
जो है 68,000 रुपये जो है, यानी कि 3,68,000 जो है वो टोटल हमने फिनिश्ड गुड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से टोटल हमारी कॉस्ट, अगर हम एब नॉर्मल लॉस हमें फेस करने को मिले तो टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, और अगर हमें नॉर्मल लॉस फेस करने को मिले तो फिनिश्ड गुड्स के अंदर जो है हमारी कम कॉस्ट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। अब इसकी अगर हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो पर यूनिट कॉस्ट का आपने लास्ट टाइम जो शुरू के जो हमारे लेक्चर थे उसके अंदर आपने फार्मूला पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, को डिवाइड करते हैं पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड को नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है। तो नॉर्मल लॉस की शक्ल में जो है हमने 3,10,000 जो हमारे जो जितनी की कॉस्ट जो है हमारी मैन्युफैक्चर्ड हुई उसको हमने डिवाइड कर दिया 500 सीलिंग फैन के अंदर, तो हमारी 620 जो है वो नॉर्मल लॉस की शक्ल में पर यूनिट कॉस्ट निकलती है। और अगर एब नॉर्मल लॉस हो तो 3,68,000 जो हमारी टोटल फिनिश्ड गुड्स जो है जितने में बनाई गई उसको हम जो है यहाँ पर जो है डिवाइड कर देंगे 500 के ऊपर, तो 736 जो है हमारी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो निकलती है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ जो है आगे हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बढ़ते हैं, अगली जो हमारी जो क्या नाम है फर्दर जो डिस्कशन है वो है स्पॉइल्ड यूनिट्स की तरफ। स्पॉइल्ड यूनिट्स क्या होते हैं, पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं। स्पॉइल्ड यूनिट और डिफेक्टिव यूनिट में क्या फ़र्क है, पहले तो इस चीज़ को हमें डिफेक्टिव यूनिट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो होते हैं कि यानी कि आपका यूनिट आपने एक बना लिया है लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़ी सी खराबी रह गई है, किसी किस्म का कोई माइनर वर्क उसके अंदर मज़ीद होने वाला है। ठीक है। तो वो जो है अगर हम उसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा काम करें तो वो हमारा एक फिनिश्ड गुड्स का जो है तो फिनिश गुड्स की एक शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिफेक्टिव यूनिट। स्पॉइल्ड इन्वेंट्री क्या होती है कि ऐसे यूनिट जो आपके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जिसके ऊपर अगर आप मज़ीद काम करें तो फिर भी वो फिनिश गुड्स की शक्ल इख्तियार नहीं करते, एक प्रॉपर यूनिट की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो है वो स्पॉइल्ड गुड्स में भी पाई जाती है, वो ये होता है कि चाहे यूनिट सारा ही ख़राब हो गया है लेकिन हम उसको मज़ीद जो है वो आगे बेच के हम उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो अपना लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। मज़ीद जो है हम उसके अंदर से अपना लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हैं, बेच कर स्क्रैप को भी हम बेच सकते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्पॉइल्ड इन्वेंट्री या स्पॉइल्ड यूनिट्स। अब हमें एक एग्जांपल जो जिसके अंदर हम ये मज़ीद वही 500 सीलिंग फैन वाली हम ले लेते हैं कि उसमें से आपके 50 पंखे ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़राब हो गए, जिनके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसकी टोटल हमारी इसकी ये कितने की वैल्यू के ये पंखे थे। 3,10,000 रुपये फ़र्ज करें आपने उसकी कॉस्ट थी टोटल में, जो फैक्ट्री कॉस्ट उसके वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आई थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया 500 यूनिट्स के ऊपर, तो हमारे पास एक पंखे की वैल्यू निकल आई, एक फैन की वैल्यू हमारे पास आ गई, पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई। ठीक है। उसको हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 50 यूनिट जो हमारे ख़राब हो गए हैं उसकी हमारे पास कॉस्ट निकल आई 31,000 रुपीज़। ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है कि अगर हमने हर जो एलिमेंट कॉस्ट के एलिमेंट के मुताबिक निकालनी हो तो हम फिर क्या करते हैं, 150,000 जो है जो मटेरियल के ऊपर हमारा खर्चा आया था उसका हमने पर यूनिट निकाल के उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने मटेरियल की कॉस्ट निकाल ली। इसी तरीके से हमने लेबर की कॉस्ट निकाली और इसी तरीके से हमने एफएच की कॉस्ट निकाली। तो टोटल हमारे पास जो है वो कॉस्ट निकल आई 31,000 रुपीज़ स्पॉइल्ड इन्वेंट्री के हवाले से। अब हमने इसकी ट्रांजैक्शन एंट्री देखनी है कि इसकी एक जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे। इसकी सेम वैसे ही हम एंट्री पास करेंगे कि अगर तो नॉर्मल लॉस हो तो उसमें से हमने सपोज 10,000 के वो पंखे बेच लिए,
बेचनी है, जिसमें से हमें 10,000 फर्ज करें रिकवर हो सकता है, तो वो हमने स्क्रैप इन्वेंट्री के अंदर डाल दी इतनी अमाउंट, ठीक है। लेकिन उसमें से 21,000 रुपीज़ ऐसे है कि जो आपको रिकवर नहीं हुआ, जो आपको लॉस फेस करने को मिला है, ठीक है। तो ये जो लॉस है वो हमने अपना FOH के अंदर डाल दिया, ठीक है। FOH के अंदर जो हमने लॉस डाला वो हमारा 21,000 है। तो टोटल हमारा वर्क इन प्रोसेस से कितनी अमाउंट हमने वहाँ से निकाली, वो हमने शिफ्ट कर दी 31,000, जिसमें से 21,000 लॉस और 10,000 हमने स्क्रैप इन्वेंट्री के तौर पर हमें रिकवर हो सकते हैं। लेकिन एब नॉर्मल लॉस के अंदर क्या चीज़ है कि जो चीज़ हमें स्क्रैप की शक्ल इख्तियार कर गई वो हमने यहाँ पर एंट्री के अंदर जो है हमने उतनी अमाउंट से उसको डेबिट कर दिया, जबकि 21,000 से हमने यहाँ पे क्रेडिट उसको डेबिट मज़ीद नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है कि हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम पीछे जो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो एब नॉर्मल लॉस होता है वो हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में को चार्ज करते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने नॉर्मल लॉस को फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को चार्ज करना होता है, तो इसलिए हमने वो जो 21,000 हमारा लॉस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है उसको हमने शिफ्ट कर दिया है अपने FOH कंट्रोल अकाउंट के अंदर, ठीक है। जबकि यहाँ पर एब नॉर्मल लॉस के अंदर वो जो 21,000 है वो हमने वर्क इन प्रोसेस को ही चार्ज करना है, इस वजह से हमें वो मज़ीद यहाँ पर डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10,000 जो स्क्रैप इन्वेंट्री को हमने चार्ज करने हैं वो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंट्री हमारी क्या बन गई, स्क्रैप इन्वेंट्री 10,000 से डेबिट हो गई और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो है जिसमें से 10,000 हमने मज़ीद यहाँ से निकालने हैं वो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ा सा मज़ीद अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद इस चीज़ का फ़र्क आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल लॉस के अंदर हमने 21,000 जो है 21,000 हमने FOH कंट्रोल अकाउंट में चार्ज कर दिए थे, तो जो हमारे और 10,000 हमने स्क्रैप इन्वेंट्री में चार्ज कर दिए थे। तो 3,10,000 रुपये में से 3,10,000 रुपये में से हमने जो 10,000 हमने चार्ज कर दिए स्क्रैप इन्वेंट्री को और 21,000 हमने चार्ज कर दिए FOH कंट्रोल अकाउंट को। तो रिमेनिंग हमारे पास जो है 279 जो है वो हमारे पास बच जाता है, 279,000 हमारे पास बच जाते हैं वर्क इन प्रोसेस के अंदर, जो कि हमने शिफ्ट कर दिए आगे फिनिश गुड्स की शक्ल इख्तियार करके। जबकि नॉर्मल लॉस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 3,10,000 जो टोटल हमारी वैल्यू थी वर्क इन प्रोसेस की, उसमें से हमने उतनी अमाउंट ही निकालनी है जो कि हमने स्क्रैप को चार्ज की। वर्क इन प्रोसेस के अंदर हमने जो इसका लॉस था वो हमने चूँकि वर्क इन प्रोसेस को ही चार्ज करना था, तो इस वजह से हमने इसको वहीं पे रहने दिया। तो इस तरीके से 3 लाख जो है हमारा जो है वो यहाँ पर पड़ा रहेगा, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस के अंदर, जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया फिनिश गुड्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से फिनिश गुड्स डेबिट हो गया 3 लाख से और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया 3 लाख से। जबकि नॉर्मल लॉस के अंदर फिनिश गुड्स जो है वो डेबिट हुई 2,79,000 से और क्रेडिट भी सेम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हो गया, ठीक है। अब हम ज़रा स्पॉइल्ड इन्वेंट्री की भी पर यूनिट देखते हैं। सेम फार्मूला हमारा वही, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को डेबिट किया और पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड को हमने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर जो है 500 में से जो 50 यूनिट हमारे स्पॉइल्ड की शक्ल इख्तियार कर गए,
वो हमने इसमें से माइनस कर दिए। अब हमारे पास 450 यूनिट्स बचे हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर 450 यूनिट्स को हमने यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में ले लिया, और जो उसकी कॉस्ट है, जितनी नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल लॉस की शक्ल में जो कॉस्ट थी उसको हमने नॉमिनेटर में ले लिया, और जो एब नॉर्मल में कॉस्ट थी उसको हमने नॉमिनेटर में ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट बनी 620, और यहाँ पर हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकली 667, ठीक है, 667 रुपीज़, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो हमने लॉस को डिस्कस किया कि लॉस की किस तरीके से, अगर नॉर्मल लॉस हो तो कैसे हम उसको चार्ज करते हैं, और अगर एब नॉर्मल हो तो कैसे करते हैं। अब हम ज़रा मज़ीद अपने मटेरियल के अंदर ये देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन सी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करेंगे कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है, एक जो वर्क स्टेशन का जो मैनेजर है, इंचार्ज जो है, वो जब अपनी जॉब के लिए उसको मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक फैक्ट्री को फर्ज करें, उसने सीलिंग फैन की, जो हमने पीछे एग्जांपल एक डिस्कस की है, उसने सीलिंग फैन बनाने के लिए जो उसको मटेरियल चाहिए, वो उसके मटेरियल को स्टोर से कैसे हासिल करेगा। उस स्टोर से हासिल करने के लिए जो उसको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसको हम कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन, या मटेरियल लेने की रिक्वेस्ट जो है। अब इसका एक प्रोफार्मा होता है, वो प्रोफार्मा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है, जब ये मटेरियल की रिक्विजिशन जो है वो स्टोर इंचार्ज को भिजवाता है, यहाँ से रिक्विजिशन इसने स्टोर इंचार्ज को भिजवा दी। अब स्टोर इंचार्ज इसके बदले में एक परचेज रिक्विजिशन बनाता है, ठीक है, और ये परचेज रिक्विजिशन बनाकर भिजवा देता है परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास, जो है परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, उसके बदले में एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन जो है वो स्टोर इंचार्ज जो है वो परचेज रिक्विजिशन बनाता है, और रिक्विजिशन बनाकर जो है वो परचेज डिपार्टमेंट को भिजवा देता है। अब परचेज डिपार्टमेंट उसके बदले में परचेज ऑर्डर बनाते हैं, जो कि वो परचेज ऑर्डर किसको देते हैं, सप्लायर को, कॉन्ट्रैक्टर को, जिससे उन्होंने मटेरियल को परचेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या बना, मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन किसने बनाया, वर्क स्टेशन के मैनेजर ने या इंचार्ज ने, ठीक है, जो कि जॉब के ऊपर काम कर रहा है। उसने बनाकर जो है मटेरियल रिक्विजिशन दे दी स्टोर के अंदर। स्टोर वालों ने परचेज रिक्विजिशन बनाई, ठीक है, और वो उन्होंने भिजवा दिया परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर। परचेजिंग डिपार्टमेंट वालों ने परचेज ऑर्डर बनाया, और वो उन्होंने भिजवा दिया सप्लायर के पास, ठीक है। सप्लायर ने क्या किया कि जब परचेज ऑर्डर के अंदर उन्होंने तमाम जितनी भी उसकी जो जो उनको आइटम्स चाहिए थे उनके डिटेल को पढ़ते हुए उसके मुताबिक चीज़ें जो है वो सप्लाई के करेगा। सप्लाई किसको करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को करेगा। परचेज डिपार्टमेंट सेम जो है उसको स्टोर के पास भिजवाएगा, और जिसका डिलीवरी नोट जो है वो बनाकर जो सप्लायर जो है वो देता है, ठीक है, जिसके ऊपर उसने रिसीविंग लेनी होती है। और साथ में ही वो डिलीवरी जो नोट जो होता है उसको वो परचेज इनवाइस के साथ लगाकर जो है वो अकाउंट्स ब्रांच में भी भिजवा देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है परचेज इनवाइस के साथ में गुड्स रिसीट नोट जो होता है वो बनाता है, कौन डिपार्टमेंट बनाता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाता है। और सॉरी, परचेजिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा बल्कि इसको स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है उसने जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसने परचेज इनवाइस के साथ के अंदर डिलीवरी नोट लगाना है और परचेज इनवाइस लगाएगा, और वो बनाकर भिजवा देगा स्टोर के पास। स्टोर यहाँ पर जो है गुड्स रिसीट नोट जो है वो बनाता है, ठीक है। और उस गुड्स रिसीट नोट की बेस के ऊपर वो बिन कार्ड के अंदर उसकी एंट्री भी करता है।
अब बिन कार्ड क्या है, इसको भी हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं परचेज रिक्विजिशन क्या है। ये इसका एक सिंपल सा परफॉर्मा है, ठीक है, जिसके अंदर जो है मटेरियल जो परचेज किया जाएगा उसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन आएगी, मटेरियल का कोड आ जाएगा, उसकी कितनी क्वांटिटी मंगवाई जा रही है वो आ जाएगी, डेट किस डेट को मंगवाया जा रहा है और किस डेट को आपको चाहिए वो आप डेट यहाँ पे लिखेंगे। रिक्वेस्ट जौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसकी एक कॉपी जो है वो आप जो है परचेज डिपार्टमेंट को भिजवा देंगे। ये स्टोर डिपार्टमेंट ने एक परचेज रिक्विजिशन बनाई है, ठीक है, जिसमें कौन रिक्वेस्ट कर रहा है वो इसमें लिखेगा, साइन करेगा, और जिसने इसको अप्रूव किया वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, एक परचेज ऑर्डर बनाता है, वो इस शक्ल में नॉर्मली बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो जिसको भिजवा रहा है वो यहाँ पर लिख देगा टू, ठीक है, और ये उसका एक परफॉर्मा है जिस डेट को बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर जिस डेट को चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपको चाहिए, शिप कहाँ पे आपने करनी है, किसके थ्रू मंगवानी है, शिपमेंट आपकी किसके थ्रू आएगी, ठीक है, और फैक्ट्री और जो है फ्रेट ऑन बोर्ड के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आ जाएंगी, कैटलॉग नंबर आ जाएगा, क्वांटिटी जितनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो चाहिए वो उसमें डिटेल के साथ मेंशन की जाएगी, ठीक है। उसके बाद डेबिट नोट आ जाता है, ठीक है। डेबिट नोट क्या चीज़ होती है, नॉर्मली जो होता है ये डेबिट नोट जो होता है वो सप्लायर के हवाले से सप्लायर को दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वही क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, ठीक है, डेट रिसीव, जिस डेट को चाहिए, गुड्स रिसीव्ड नोट वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, और ये डेबिट नोट जो है वो यहाँ पे परफॉर्म उसका है, ठीक है। ये एक स्टोर लेजर कार्ड जो होता है जो कि स्टोर के अंदर जो है वो बनाया जाता है। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जिसमें क्वांटिटी, फिर उसका रेट जो आपने रिसीव किया, फिर उसकी टोटल अमाउंट, जितनी वो इशू करता है वो उसका रेट, उसकी टोटल अमाउंट, जितनी बैलेंस में पड़ी हुई है उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, उसकी टोटल अमाउंट, ठीक है। ये बिन कार्ड है। बिन कार्ड नॉर्मली क्या चीज़ है ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा अब यहाँ पे मजीद उसके परफॉर्मे के हिसाब से डिस्कस करते हैं। पहले तो स्टोर लेजर कार्ड को देख लें। स्टोर लेजर कार्ड जो है ये एक, समझ लें कि आपका एक लेजर की तरह सेम चीज़ जो है जो लेजर में मेंटेन होती है वही समझ लें स्टोर लेजर कार्ड में मेंटेन होती है। लेकिन बिन कार्ड के अंदर जो है कॉलम वही होते हैं, लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल अमाउंट होती है वो इसमें से हम मिसिंग होती है, यानी कि इसमें हम फाइनेंशियल अमाउंट नहीं लिखते, बल्कि हम इसमें ये लिखते हैं कि हमने किस लेवल पे जाकर ऑर्डर देना है, कितना हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल है, मैक्सिमम लेवल हमारा क्या है, मिनिमम लेवल हमारा क्या है, और डेंजर लेवल हमारा क्या है। ये सारे हमने उसके अंदर लेवल मेंटेन करके उसमें मेंशन करने होते हैं, ठीक है। जिस डेट को चीज़ें हमने रिसीव की हैं वो, जिस रेफरेंस के तहत वो चीज़ें आई हैं वो, कितनी अमाउंट हमने, कितनी क्वांटिटी हमने रिसीव की है वो, कितनी क्वांटिटी इशू हो गई वो, और कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा है ये हमने इसके अंदर वो हमने इसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपने बिन कार्ड में और स्टॉक लेजर में फ़र्क जो आपने ज़हन में रखना है वो ये होता है कि जो स्टॉक लेजर होता है उसके अंदर हम फाइनेंशियल फिगर जो होती हैं हमारी रेट की और टोटल अमाउंट की वो हमने मेंशन करनी होती है, ठीक है। जबकि बिन कार्ड के अंदर तमाम जो फाइनेंशियल फिगर्स होती हैं वो हम इसमें से ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम अपनी क्वांटिटी को मेंशन करते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव जो फिगर्स होती हैं वो इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब हम आगे मजीद देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब हम इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम बना रहे थे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली क्या चीज़ होती है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी एक इन्वेंट्री या हमारा जो स्टॉक है वो कितनी दफ़ा हमने उसको ख़रीदा और बेचा है, ठीक है, कितनी दफ़ा वो उसके अंदर मूवमेंट आई है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये देखें इसका फार्मूला क्या है, इसको नॉर्मली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड को जो या इसकी जगह में मटेरियल कंज्यूम को भी ले लिया जाता है, उसको हम जो है डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर। तो जितनी हमारे पास जो फिगर निकलती है वो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होती है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे हमने कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो वो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल आती है। अब इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स, जिसमें से 7000 यूनिट हमने परचेज किए, 500 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है और 7500 यूनिट्स हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड है। इसमें हमने मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास जो निकला यहाँ पे उसको हमने जो है डिवाइड कर दिया एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकला है, ठीक है। अगर हम इसको नंबर ऑफ डेज की शक्ल में अगर हम जानना चाहें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नंबर ऑफ डेज की शक्ल में क्या है, तो 36 डेज के अंदर समझ लें आपने हमारे पास निकलती, यानी कि 360 दिनों के अंदर हमने हर 36 दिनों के बाद हमने एक ऑर्डर हम प्लेस करते हैं और एक 36 दिनों में हमारी एक इन्वेंट्री चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि 360 दिनों में हमारी 10 दफ़ा जो है इन्वेंट्री जो है मूव की है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम उसको नंबर ऑफ डेज में देखें तो 36 दिनों बाद हमारा एक ऑर्डर जो है वो मूव हुआ है, यानी कि जो हमने चीज़ मंगवाई थी वो सेल हुई है या परचेज है उसके बदले में हमने की है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने मटेरियल को डिस्कस किया, जिसके अंदर आपने उसके लॉस को देखा, उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखी, उसमें से डॉक्यूमेंट्स को देखा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन से कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इनकी मज़ीद डिटेल जो है वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर हुए तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो वो मेरे से डिस्कशन बोर्ड के अंदर जाकर डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स आप लोग जो है कोशिश करें कि साथ ही साथ अपने टॉपिक्स को डिटेल जो है उनकी जो उसके ऊपर होमवर्क करते जाएं, साथ साथ में प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा लर्न करेंगे, ठीक है, और उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे। अभी तक अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करते, कोई किसी किस्म का कोई आपके जहन के अंदर कोई उसका सवाल जो है वो माइंड में नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आप टॉपिक को या तो आप जो है वो समझ नहीं पा रहे या आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ गाहे बगाहे, तो उनकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। विश यू गुड लक। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।